नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान देखने को मिला। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बताते हुए चले, ग्राहकों को अब बड़ा झटका लगने वाला है। एटीएम से ट्रांजैक्शन अब महंगा हो चुका है। प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने वाले ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक के नए आदेश के मुताबिक 1 मई 2025 से ग्राहकों से एटीएम बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। पहले यह रकम 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित की गई थी। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बताया कि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के हकदार बने रहेंगे। वहीं मेट्रो शहरों में अन्य बैंक एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। आरबीआई ने कहा है कि ये निर्देश यथावश्यक परिवर्तनों के साथ कैश रिसाइकुलर मशीन यानी कि नगद जमा लेन देन के अलावा पर किए गए लेन देन पर भी लागू होंगे। बैंक ग्राहकों को अक्सर तकनीकी खामियों के कारण एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल होने का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मामले को ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। आरबीआई के एक सर्कुलर के मुताबिक तकनीकी समस्याओं के कारण विफल लेन देन को वैध ट्रांजैक्शन के रूप में नहीं गिना जाता है। तकनीकी समस्याओं में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के खराबी, एटीएम में नकदी की कमी या गलत पिन शामिल है। इसके अलावा बैलेंस इंक्वायरी, चेकबुक रिक्वेस्ट और फंड ट्रांसफर जैसी सर्विसेज एटीएम के जरिए करने पर अलग से चार्ज लगता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जिला को जनपद स्थिति से अवगत कराया है और 8 साल की सफलता पर शुभकामनाएं दी। आशीष श्रीवास्तव ने ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में की और सीएम योगी को आंवले का मुरब्बा भी भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राजनीतिक रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और चलिए एक बड़ी जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी अयोध्या से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 9 दिवसीय उत्सव का आज से शुभारंभ किया गया है। कई स्थलों पर राम कथा की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रही है। रामलला के दर्शन के लिए विशेष स्वागत द्वार बनाए गए हैं। कल से सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत होगी। भक्ति उल्लास के रंग में सराबोर अयोध्या नगरी नजर आएगी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते हुए चले, अयोध्या रामनगरी में एक बार फिर से श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। हर तरफ भव्य स्वागत को लेकर के तैयारियां अपने चरम पर है। इस बार का श्री राम का स्वागत बेहद भव्य होने वाला है और इस संगम को लेकर के, इस अनूठी पहल को लेकर के प्रशासन भी सख्त है। प्रशासन अपनी तरफ से तमाम कार्रवाई को अंजाम दे रही है और हर एक सुविधा वहां पर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आम जनता परेशान होती हुई नजर आई थी पिछली बार। और इस बार किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, कोई खामी ना रहे, इसको लेकर के भी प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह मुस्तैद है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मिर्जापुर चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, जिसमें हीट वेव को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। मंदिर की गलियों में ग्रीन मैट बिछाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। विंध्य धाम से सफाई के लिए 2000 कर्मी तैनात होंगे और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लंगर भी चलाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और ड्रोन और एआई कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसको लेकर सीएम ने 2 दिन पहले बैठक भी की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया कि कई विभागों में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और सरकार
उन पर कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रही है। हरिद्वार में अवैध खनन का मामला हो या एलयूसी घोटाला, हर तरफ गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। करण माहरा ने एलयूसी मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए, सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अक्रमणता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम ज़रूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था। इसी विभाग से संबंधित कुपोषित बच्चों का मामला भी है, जिसमें टेक होम राशन से लेकर अनेकों गड़बड़ियाँ सामने आई। नमक की खरीद 6 महीने तक या 5 महीने तक नहीं हो पाई हो, टेंडर ना हुए हो, उसके कारण क्या थे। और 430 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी लगभग डिपार्टमेंट के इस कारगुजारी का खुलासा हुआ कि प्रदेश में उन्नत भारत में 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या। चलिए एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दुष्कर्म के दोषी आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने अपने वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपत्ति लगाने में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। आसाराम का मेडिकल कराने वाले डॉक्टरों पर भी आरोप लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, डॉक्टरों सहित आसाराम के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तहकीकात में जुटी हुई है। अपनी तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने में प्रशासन जुटी हुई है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल सीमा पर सरेखंड के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीएम और एसपी ने चर्चा की और कहा कि एसएसबी और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। डीएम ने 5 किलोमीटर क्षेत्र में नो मैंस लैंड से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की जांच की बात कही। यह जांच सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर की जाएगी। और अब खबर कानपुर से है, जहां कोर्ट के आदेश पर एक भवन मालिक कब्जा लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन यहां किराएदार और भवन मालिक के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस घटना के कारण भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। दरअसल कोर्ट के आदेश पर 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर थी ताकि कब्जा दिलाया जा सके, लेकिन किराएदार और भवन मालिक के बीच शुरू हुई पत्थरबाजी की इस घटना के कारण भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया। यह घटना थाना चकेरी के चंद्रनगर क्षेत्र की बताई जा रही है। और वहीं खबर कानपुर से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह आज आईएमए भवन के सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर नगर के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम किया गया। इसमें उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 300 टीबी ग्रस्त मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया गया, जिनमें से 5 मरीजों, जिनमें नाम है अमित कुमार, रोहित कुमार, मोहम्मद आजम, अशोक कुमार, इस्मतुल बानो को जिलाधिकारी द्वारा मंच से पोटली वितरित किया गया। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 2025 तक कानपुर नगर के 78 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाया गया है और इस उपलब्धि पर 78 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से कई लोगों को स्वयं जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा मंच से ग्राम प्रधान नकटू, दुर्गापुर, बिकरू, हलपुरा, सिहारदरा, सीको, अज्योरी, सचितपुर, अकबरपुर, बरुई, कंडरी, चंपतपुर टॉन्स को सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निश्चय मित्र, डॉक्टर वर्षा प्रसाद, डॉक्टर शशि थरन, डॉक्टर दिग्विजय, डॉक्टर रुचि जैन और नंदिनी रस्तोगी को भी सम्मानित किया गया। और वहीं स्थानीय शिक्षक संघ यानी टीचर एसोसिएशन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से शिकायत की है और बीईओ के व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी संबंध में महिला शिक्षिकाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। शिक्षिकाओं ने बताया कि अधिकारी के व्यवहार से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जायसवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का सम्मान और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल प्राथमिकता है और यदि अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद शिक्षकों में रोष व्याप्त है और वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य ने विधायक विक्रम उनसेंडी की उपस्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदे को मिनी एम्बुलेंस प्रदान किया है ताकि क्षेत्र में मरीजों को परेशानियों से न जूझना पड़े। गौरतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदे में लगभग 300 गांव आते हैं जहां मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। निजी वाहन के मदद से मरीजों को 150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय या 300 किलोमीटर दूर रायपुर रेफर करना पड़ता था, जिससे मरीजों को भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता था। जिसके बाद आज विधायक विक्रम उसेंडी के उपस्थिति में जिला पंचायत सदस्य सुनीता मंडल ने मिनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके अस्पताल प्रबंधक को प्रदान किया। जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती सुनीता मंडल के अनुशंसा से जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ पर एम्बुलेंस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदे को दिया गया, जिसके माध्यम से यहाँ के बहुत सारे जो मरीज है जिनको भी यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ से जिनको भी रिफर किया जाना है, चाहे वो कांकेर हो अन्य जगह में, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ एम्बुलेंस की बहुत लंबे समय से आवश्यकता थी और जनभावनाओं को ध्यान रखते हुए जिला पंचायत सदस्य की अनुशंसा से कार्य हुआ है। निश्चित रूप से उनको बधाई देता हूँ और यहाँ पर आवश्यकता भी थी इसकी, और जिसके चलते यहाँ आने वाले समय में यहाँ जो भी मरीज हैं उनको सीधा इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ की जनता को इस यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होने से आने वाले समय में जो भी उनको समस्याओं का समाधान करना पड़ता था उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आईपीएल के 18वें सत्र के पहले सप्ताह में हुए मैचों को जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 4,956 करोड़ मिनट का वॉच टाइम मिला है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जियो हॉटस्टार पर पहले 3 मैचों की व्यूअरशिप पिछले सत्र की तुलना में 40% ज्यादा थी, जबकि इसे कुल 137 करोड़ लोगों ने देखा है। आईपीएल 2025 के पहले 3 मैचों का ही देखे जाने का समय 2186 करोड़ मिनट रहा है। वही स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आपको बताते हुए चले कि बीआरसी आंकड़ों के मुताबिक पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि मैचों को 25.3 करोड़ दर्शक मिले और देखे जाने का समय 2770 करोड़ मिनट रहा, जो पिछले साल से 22% ज्यादा है। 22 मार्च यानी शनिवार को टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। वहीं रविवार को सत्र का पहला डबल हेडर खेला गया था, लेकिन अभी तक आंकड़े इन्हीं तीनों मैचों के हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। आरसीबी की चेपाक में 17 साल बाद ये दूसरी जीत है। इससे पहले 2008 में बेंगलुरु ने चेन्नई को उसके घर में मात दी थी। बता दें कि इस मैच को खत्म होने के बाद ही एमएस धोनी के बैटिंग पोजीशन को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि एमएस धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आना चाहिए। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना है कि इस पूरे मामले को लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ के पास इतनी हिम्मत यहां पर देखी जा रही है।
कि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो MS धोनी को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजे। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले के दौरान MS धोनी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उनके इस फैसले की जमकर के आलोचना हो रही है। और वहीं पर 17 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के होम ग्राउंड में चेपॉक ने हराया। टीम को 2008 में आखिरी जीत मिली थी। आरसीबी ने शुक्रवार को 196 रन बनाए। जवाब में सीएसके 146 रन ही बना सकी। बेंगलुरु ने 50 रन से मैच जीत लिया। सीएसके के विकेट कीपर MS धोनी ने 0.16 सेकंड में स्टंपिंग की और वहीं पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के 3 कैच छूटे। रविंद्र जडेजा आईपीएल में 3000 रन और 150 प्लस पॉइंट के साथ विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए। और वहीं बुलंदशहर महोत्सव में आज ममता शर्मा अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से समा बांधने वाली है। मुन्नी बदनाम और टिंकू जिया जैसे सुपरहिट गानों से मशहूर हुई ममता आज अपने फैंस को झूमने पर मजबूर करेंगी। आपको बताते हुए चले कि महाकुंभ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। वो तो आपको स्टेज पे पता चलेगा आपको आना पड़ेगा आप सभी को वहाँ पे। और ख़ास तो डेफिनेटली बुलंदशहर मेरे दिल के बहुत करीब है। सुनील जी से हमारी काफ़ी पुरानी पहचान है, तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल यहाँ की ऑडियंस के लिए हमने प्रिपेयर किया है जो आपको शाम को देख। तो चलिए आगे बढ़ते। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर के दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव की मेयर ने दर्ज करवाई है, जबकि बाकी एक केस नासिक के एक होटल व्यवसायी और बिजनेसमैन ने किए हैं। दरअसल कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में पैरोडी की थी जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया था। इसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। और हरियाणा में हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा के आरोपों पर उनके पति और कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा के वकील ने जवाब दे दिया है। स्वीटी बुरा के दीपक का लड़कों में इंटरेस्ट को लेकर के बयान सामने आया है, जिस पर वकील ने कहा है कि दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, तब स्वीटी ने यह बात क्यों नहीं कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वीटी से परेशान होकर एक बार तो दीपक हुड्डा के मन में भी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जैसे सुसाइड के ख्याल भी आए थे। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।